Hello, students. I welcome you all in our channel Shivana IAS Academy Chamba. I hope you are doing well at your place. The trend nowadays for current affair is to follow Vision IAS magazine. Many people have said many things about it. We are also following this trend and covering the political section of this magazine. So, the content that is covered in this section is very relevant. I have read many magazines of February month, but the Vision IAS coverage of this February month is very beautiful. Let's see what are the issues that are being covered by them. The पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो पार्ट है, जैसे इसमें टेबल ऑफ कंटेंट कहा गया है, तो जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर जो क्रिमिनल लॉज की अमेंडमेंट के बारे में कहा गया है, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स को डिस्कस किया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, और डेटा कॉलोनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, एंड न्यूज़ इन शॉर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्टोर्स मैक्सिमम लिमिट्स ऑन स्टार कैंपेनर, गवर्नमेंट अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट। तो ये कुछ मिला के 10 या 7 आई थिंक पेजेस हैं, रफली 7 पेजेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। लेट्स मूव एंड सी। ये टॉपिक मुझे लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स के ही नहीं, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है हमारे पास, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट। जो क्रिमिनल लॉज है उनमें कुछ अमेंडमेंट की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि जो क्रिमिनल लॉज इस देश में हैं वो किस किस तरह के, क्राइम को डील करने के लिए लॉज कैसे कैसे बनाए गए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। इंडियन पीनल लॉ जो कोड है 1860 का, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC 1973 का, और इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का। इन सब को देखते हुए क्या लगता है कि काफ़ी ओल्ड इरा को ये बिलोंग करते हैं। जैसे IPC 1860 का, CRPC अगर आप देखेंगे 1973 का, एंड इसको छोड़ के खाली जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, ये काफ़ी ओल्ड टाइम को बिलोंग कर रहे हैं, खासकर इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन पीनल कोड। अब जब दुनिया बदलती है तो सिस्टम बदलते हैं, तरीके बदलते हैं, और क्राइम के भी तरीके बदलते हैं। तो उनको डील करने के लिए स्पेसिफिक अमेंडमेंट काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाती है टू बी गेटिंग फिटेड इनटू द करंट सिस्टम ऑफ हाउ पीपल आर लिविंग देयर लाइफ, तो उसी तरीके से क्रिमिनल लॉज में भी चेंज किया गया हुआ है। तो वाई न्यूज़ रिसेंटली द सेंटर हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज इन कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। गवर्नमेंट ने सभी को कहा, जो स्टेक होल्डर हैं इसके, जिनका इसमें इंटरेस्ट है कि भाई हम कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज क्या है। सबसे पहले जानते हैं आप कि क्रिमिनल लॉज इन इंडिया क्या है। क्रिमिनल लॉज एंड क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट। सो कंकरेंट के अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर स्टेट भी ऑथराइज्ड है और सेंटर भी ऑथराइज्ड है टू मेक लॉज ऑन दैट। तो एक क्राइम और क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, मगर नीचे लिखा गया है कि जो पुलिस है और जो प्रिजनर्स हैं वो फॉल करते हैं स्टेट के अंदर, तो वो स्टेट के उसके ऊपर अथॉरिटी है टू मेक द लॉज। द लॉ गवर्न क्रिमिनल लॉज इन इंडिया आर IPC 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जब भी किसी पर्सन पे इल्ज़ाम लगता है कि ये फलाने क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए ज़रूरी एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं। एविडेंस की बिना पे ही कोर्ट के अंदर डिसीजन लिया जाता है। तो एविडेंस का एक्ट है 1872 का, और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये है 1973 का। ज़्यादा ओल्ड नहीं है, मगर बाकी 2 काफ़ी ओल्ड है। नीड ऑफ अमेंडमेंट इन क्रिमिनल लॉज, क्यों क्रिमिनल लॉज के अंदर अमेंडमेंट की जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एकोमोडेट इवॉल्विंग सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, इंटरनेट की पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। आज से 10 ईयर्स की सिटीजन्स की लाइफ क्या थी और आज क्या है वो।
तो जिस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, तो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो साथ ही साथ में क्राइम के तरीके बदलेंगे। और ज़्यादातर इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन हुई है पिछले कई साल में आप देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो लोगों में चेंज आया है इंफॉर्मेशन को लेके, वो पिछले 50 साल पे भारी है। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेट ने रेवोल्यूशनाइज किया है सिस्टम को, तो कहीं ना कहीं दूसरी साइड में जो क्राइम करने के तरीके हैं इंटरनेट के ज़रिए वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो कैसे उनको टैकल करना, ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। फॉर एग्जाम्पल, द IPC वॉज इनेक्टेड, मैंने इनेक्ट किया गया 1860 में, काफ़ी पहले। और कहते हैं कि आज कहीं ना कहीं जो है हमारा जो आज समय है उसके साथ ही एक तरह से प्रोग्रेसिव नहीं है, बहुत ही ओल्ड है। तो these laws are not with the progressive times. Recognize new crimes. This restructuring of criminal laws is needed as many of the provisions have become obsolete. काफ़ी प्रोविजन है क्रिमिनल लॉज की, IPC की, जो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। ऑब्सोलीट मीन्स ओल्ड एंड बेकार हो चुके हैं, तो उनको चेंज करना ज़रूरी है। अभी क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी क्राइम है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग शब्द हमने पहले सुना ही नहीं था। जब से इंटरनेट आया है, इससे हुआ क्या कि व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए एक ग्रुप्स बने हुए हैं और वहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन को आप बहुत ही जल्दी भेज सकते हैं। टेक्स्ट के ज़रिए इमेजेस आप भेजते हैं, वीडियोस आप भेजते हैं, तो पब्लिक को गैदर करने का एक अच्छा ज़रिया है ये व्हाट्सएप एंड ये चीज़ें। मगर सेम तरीके से कभी कभार मॉब, एक भीड़ इकट्ठा होती है थ्रू दिस एप्लीकेशंस, और वो भीड़ किसी पे अटैक कर देती है अनऑथराइज्ड वे से, जो मॉब कहते हैं। और लिंचिंग मीन्स किसी की हत्या कर देना। कई बार ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम फैमिली है एंड उस पर शक है कि इन्होंने गाय का मांस अपनी फ्रिज में रखा हुआ है। एक भीड़ आती है अचानक, जो व्हाट्सएप से ऑर्गेनाइज की गई थी, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था उनका लोकल का, गौ बचाओ आंदोलन आई थिंक ऐसा कुछ था, और उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया और अटैक कर दिया। इस तरीके से एक बड़ी भीड़ ने अटैक किया और अटैक करके चली गई। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? 200 लोग थे, 300 लोग थे, 400 लोग थे। बहुत मुश्किल है कल्प्रिट को सज़ा देना इसके अंदर। तो फिलहाल मॉब लिंचिंग के ऊपर जो है लॉज इनेक्ट ही नहीं किए गए प्रॉपर तरीके से। कोर्ट ने कहा है कि कुछ लॉ बनाइए इसके ऊपर, मगर अभी तक हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे कि एक भीड़ 1000 लोगों की या 500 लोगों की किसी पे हमला करती है तो कैसे उनको कन्वर्ट किया जाए, किस बेसिस पे माना जाए भाई किसने अटैक किया। अमूमन किसी का मर्डर होता है, हत्या होती है, तो उसमें 2, 3, 4, 8, 10 लोग पाए जाते हैं, तो उन पर इन्वेस्टिगेशन करना आसान है कि भाई किसका कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है। पर एक भीड़ आती है और भीड़ कुचल के चली जाए किसी को, उसकी जान ले लेती है, तो कैसी जस्टिस मिलेगी जिनकी लिंचिंग हुई है? दैट इज़ वेरी बिग क्वेश्चन। सो मॉब लिंचिंग, फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं। आप जानते हैं आज की डेट में कॉल आती है आपको कि आपका जो है वो फ़ोन पे या फलना पे या जो भी ऐप है गूगल पे, इन पे जो है कुछ एक कूपन आपको मिले हैं एंड आपको एक QR कोड सेंड किया जाता है और कहते हैं इसको स्कैन करिए और आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, मगर आपके अकाउंट से वो निकल जाती है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से ये लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल क्राइम बढ़ चुके हैं। वाइट कॉलर क्राइम आप जानते हैं आज की डेट में वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। वाइट कॉलर मीन्स की जो एक रिप्यूटेड, जैसे आप अच्छी क्लास सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ के जो क्राइम है वाइट कॉलर क्राइम कहे जाते हैं। इकोनॉमिक क्राइम्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल प्रोसेस। द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट टू अमेंड दिस लॉ इज टू फुलफिल द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड इंश्योर स्पीडी जस्टिस एंड सिंप्लीफाई लीगल प्रोसेसेस। ये कोई नई बात नहीं है। हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है तो उसके काम करने का तरीका बदल रहा है और क्राइम का भी तरीका बदल रहा है। तो उसको जो सोसाइटी के एस्पिरेशन पे हमें पूरा उतरने के लिए लॉज में चेंज करना चाहिए। रिमूव एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मीन्स दो तरह की बात जब निकल के आते हैं हम एम्बिग्विटी कहते हैं, जहाँ से क्लियरेंसेस नहीं होती कि साफ क्या कह रहे हैं। एम्बिग्विटी मीन्स एक पजलमेंट वेयर देयर आर टू आंसर्स और देयर इज नो आंसर, देयर इज नो क्लैरिटी। एंड वेगनेस, for instance, distinction between culpable homicide and murder is criticized for their obscure definition. culpable homicide जो है और मर्डर में कोई डिफरेंस अभी क्रिएट नहीं कर पाए हैं। मर्डर आप जानते हैं, मर्डर का मतलब क्या है? मर्डर मीन्स कि कोई एक पर्सन आया और उसने किसी की जो है वो हत्या कर दी आके एंड देन वहाँ से भाग गया, तो ये है कि भी केस है मर्डर का। ये क्लियर हुआ।
अब कभी कभार क्या होता है कि सपोज़ करिए कि एक रोड पे फुटपाथ पे लोग सोए हुए हैं और एक स्पीडी कार आती है अच्छी स्पीड पे एंड उनके ऊपर चढ़ जाती है, उनको मार देती है। ये कल्पेबल होमिसाइड हुआ। इसमें अभी डिफाइन नहीं है कि किस तरीके से, क्या इंटेंशन क्या थी उसकी, क्या उसकी इंटेंशन को मारना ही थी या नेग्लिजेंस है ये। नेग्लिजेंस मीन्स कि आपकी कार जो है ओवर स्पीड थी, कुछ थी, और आपकी इंटेंशन को मारना नहीं थी, मगर आप जो है ऑफ ट्रैक हुए वहाँ से और आपने वो कार उनके ऊपर चढ़ा दिया। मतलब आपकी आपकी नीयत ऐसा नहीं करने की थी, मगर ये हो गया आपसे। तो कल्पेबल होमिसाइड इस तरह के होते हैं जहाँ पे अभी क्लियर नहीं होता है कि इंटेंशन क्या थी, फिर कोर्ट डिफाइन करता है कि ये किस कैटेगरी में आता है। पर मर्डर एज सच डिफाइन होता है कि किसी का कहीं पे किसी की हत्या हुई है और कुछ करके गए हैं उसकी हत्या, वो कंप्लीट मर्डर की फॉर्म है। कल्पेबल में अभी डिफाइन करता कोर्ट कि क्या इसको किस में लिया जाए, किस फॉर्म में इसको टैकल किया जाए। अब देखिए कई ऐसे चेंजेस, जैसे मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। मैरिटल रेप बहुत दिनों से चर्चा में है। हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि फैमिली के अंदर पति के द्वारा पत्नी पे अत्याचार या पत्नी के ऊपर जो है वो जो उसके इन लॉज हैं उनके द्वारा अत्याचार। और मैं कहूँ फ़िलहाल तो मैं एक जेंडर सेंट्रिक होकर बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेन पे भी अत्याचार हो रहा हो, मैं इसके पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि जिस तरह की सोसाइटी इंडिया की अभी है तो ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है महिलाओं के ऊपर अत्याचार, और जो पति हैं वो नशे की लत में या धुत होके उन पे वायलेंस करते हैं। इसी एवज में मैरिटल रेप की भी बात कही गई है। रेप का मतलब है कि एक महिला के ऊपर फोर्सफुली सेक्सुअल एक्सकर्शन दिखाना, ये रेप होगा। मैरिटल रेप का मतलब है कि पति है जो रेपिस्ट की भूमिका में आ रहा है, जहाँ महिला के ऊपर अनवांटेड तरीके से शी इज़ नॉट एबल टू गेट इन्वॉल्व इन टू इट एंड वो उसके ऊपर जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है और रेप की फॉर्म में होगी। बहुत मुश्किल है, कई लोग इसके पक्ष विपक्ष में खड़े हैं, वो कहते हैं कि मैरिटल रेप को अगर डिफाइन कर देंगे आप, ये क्राइम कर देंगे डिक्लेयर, तो हमारे देश का जो एक फैमिली का ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। एक पत्नी जो है इल्ज़ाम लगा सकती है कि उसके पति ने कल उसके साथ रेप किया है एंड मे बी इट इज़ नॉट रेप, इट वुड बी कंसेंशुअल। कंसेंसस से शायद ऐसा हुआ हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? दैट इज़ वाई मैं काफ़ी टाइम ले रहा हूँ इन टॉपिक को डिस्कस करने में, मगर आप ये बात जान जाइए कि जब तक आप इसके अंदर की बातों को नहीं समझते हैं तब तक इनको रट लेने का कोई मतलब नहीं हो जाता है यहाँ से। टिल नाउ मैरिटल रेप हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड एज रेप इन इंडिया। अभी तक मैरिटल रेप को रेप नहीं माना गया। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन बनाया जाता है, आप जानते हैं, जिसकी जो रिकमेंडेशन देता है कि हमारे लॉ या जुडिशल सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में हमारे लॉज में क्या चेंज होना चाहिए, तो ये सारी रिकमेंडेशन देता है यहाँ से। वेरियस कमिटीज़ एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप हैज़ बीन डिमांडेड बाय मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये बात यहाँ से आती है। अब थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पे करता हूँ आपके साथ आईपीसी के बारे में। आईपीसी इज़ द मेन डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स ऑल क्रिमिनल एक्ट्स। ये देखिए आप आईपीसी के बारे में, पनिशमेंट दैट ऑट टू बी चार्ज्ड विथ, मैंने कोई क्राइम करेगा उसको कितनी पनिशमेंट कैसे कब देनी है वो बात यहाँ कहता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेक्टिंग आईपीसी वॉज टू प्रोवाइड अ जनरल एंड एग्जॉस्टिव penal code for crime in India. IPC extend to the whole of the India. Punishment under IPC can be extended both to offences committed within India as well as offences committed beyond, but which by law may be tried within India. किसी ने क्राइम इंडिया से बाहर भी किया मगर उसके ऊपर केस इंडिया में चल रहा है, तो उसको उसी के लॉ के तहत, इंडिया के लॉ के तहत जो है वो पेनलाइज किया जाएगा। सीआरपीसी की बात कर लीजिए, आईपीसी और सीआरपीसी के ऊपर। CRPC is a procedural law that stands how the police machinery is to function as far as investigation and procedure is to be followed by court during investigation and trial. जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कैसे गिरफ्तार करेगी, क्या प्रोसीजर होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, पूछताछ कैसे होगी, ट्रायल जब चलेगा, ट्रायल में जब एक पर्सन को जो एक्यूज है कोर्ट में लेते हैं
और जब तक उस पर सज़ा या उसको फ्री नहीं किया जाता है उसके क्राइम से, तब तक पे चली कार्रवाई ट्रायल है। तो कैसे ट्रायल किया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर है, सारा सीआरपीसी के अंदर है। The CRPC classifies criminal offences into several categories: bailable, non-bailable, cognizable, non-cognizable। बेलेबल आप जानते हैं कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल मिल जाती है आपको, बेल इज़ योर राइट। जब तक किसी पे इल्ज़ाम साबित नहीं होता ही और शी इज़ इनोसेंट एज पर लॉ। पर कई ऐसे क्राइम हैं जो अनबेलेबल हैं, विच मीन्स कि एक्यूज्ड पे अभी साबित नहीं हो पाया है, मगर ऐसा माना जाता है कि अगर उसको छोड़ दिया जाएगा बाहर, जो एक्यूज्ड है जिस पे आपको डाउट है कि शायद ऐसा वो कर सकता है, तो वो बाहर जाके विटनेस को या जिन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसे कुछ एक केसेस हैं, फॉर एग्जांपल डाउरी एक्ट। डाउरी एक्ट अनबेलेबल है। SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट अनबेलेबल है। डाउरी एक्ट अनबेलेबल क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मान लीजिए जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया है कि इसने, जैसे पति पे या कोई भी है, इन लॉज है कि ये आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है डाउरी के ऊपर, तो केस करेंगे आप। जैसे केस कोर्ट में जाएगा, पुलिस उसको एक्यूज को लेकर कोर्ट में जाएगी, तो स्वाभाविक है कि वकील डिमांड करता है कि भाई अब नेक्स्ट तारीख पड़ी है, नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ, तब तक बेल दी जाए। जब तक आप किसी को क्रिमिनल साबित नहीं करते उसके पास अधिकार है टू बी फ्री। पर ऐसे केसेस में, शायद डाउरी वाले केस में, जो इन लॉ वाली फैमिली है उस लड़के उसके परिवार को एक इन्फ्लुएंस कर सकती है और शायद वो कंप्लेंट वापस ले ले। यही SC/ST एक्ट के अंदर भी है। तो ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे क्राइम है जहाँ पे प्रेशर डाल के कंप्लेनेंट को उसकी कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा जाता है, तो उनको अनअवेलेबल किया गया है। और अनअवेलेबल से ये होता है कि जब तक कन्विक्ट जो है नहीं हो जाता कोई पर्सन, या कम्प्लीटली अपने चार्ज से वो फ्री नहीं हो जाता, तब तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। इसलिए ये लॉ बहुत ही टफर हैं, विच मीन्स अगर 7 साल लग गए आपके ऊपर और 7 साल बाद प्रूव होता कि आप इनोसेंट थे, तो 7 साल आपके गए लाइफ के। तो हर एक लॉ जो टफ बनाया जाता है उसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी होते हैं, जो मैंने यहाँ पे कहा है। तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल होते हैं जो एक सीरियस नेचर के होते हैं, जिन पे FIR रजिस्टर कर लेते हैं पुलिस वाले। नॉन कॉग्निजेबल में FIR रजिस्टर नहीं होती है और ये पुलिस डिसाइड करती है कॉग्निजेबल है कि नहीं कॉग्निजेबल। पर कई बार आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कंप्लेंट लेके, एंड पुलिस वाले लोग कई बार कॉग्निजेबल क्राइम को भी नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं और कंप्लेंट रजिस्टर आपकी नहीं करते एज एन FIR। तो FIR इज़ योर राइट, बट कंडीशन इज कॉग्निजेबल मस्ट बी द केस। बट एक अनअवेयर आदमी के सामने कॉग्निजेबल और ये चीज़ें क्या होती हैं, तो पुलिस कई बार जो एक इन्फ्लुएंसिंग पार्टी होती है उसके प्रेशर में आके या किसी तरीके से जो है वो FIR रजिस्टर नहीं करती है। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये है भाई एविडेंस इकट्ठे करना। जो सबूत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिस की ड्यूटी है सबूत इकट्ठे करना, एविडेंस इकट्ठे करना। तो एविडेंस को इकट्ठे करने के ऊपर जो लॉ है वो 1872 का है, जो काफ़ी ओल्ड है, विच मीन्स कि आज की डेट में क्या रेलिवेंट है कि नहीं है, अर्थात बदलाव करना इसमें काफ़ी ज़रूरी है। तो सारी बातें इसके अंदर कही गई हैं। दैट्स वेरी वेरी लेंथी, बट यू शुड बी हैविंग पेशेंस टू रीड एवरीथिंग। जेंडर न्यूट्रलिटी इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस ऑफ IPC। जैसे IPC की हम बात करें इंडियन पिनल कोड में, तो वहाँ पे सेक्शुअल ऑफेंसेस के ऊपर महिलाओं की ही बात की जाती है कि जिस पे अगर सेक्शुअल रूप से अत्याचार हो रहे हो महिला ही होगी, तो इसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए। हो सकता है कि सेक्शुअल ऑफेंस जो है वो एक मैन के ऊपर किया गया हो या एक बॉय है उस पर किया गया हो, तो ये जो है इसको चेंज करना चाहिए, इसको जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए। यहाँ का अमेंडमेंट इन द लैंग्वेजेस ऑफ सेक्शन 124A सेडिशन। सेडिशन है 124A IPC का लॉ है। देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह हम कहते हैं उसको, सेडिशन को। हमारे देश में कई बार ऐसे लोग भी इस चार्ज में, सेडिशन के चार्ज में, जेल में उनको डाल दिया गया है जो इनोसेंट थे या उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे वो प्रूव ही नहीं हो पाए। कन्हैया कुमार इज़ दी वेरी फेमस केस, जहाँ JNU में कुछ नारे लगते हैं देश के तोड़ने के, एंड ऐसा इल्ज़ाम लगा कि ये इन नारे जो ये स्लोगन्स लगे हैं टुकड़े देश के होने के, उसमें कन्हैया कुमार भी इन्वॉल्व हैं और उनको जो है वो पुलिस अरेस्ट करती अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC। उनको जेल में, उनको कोर्ट में ले जाते समय कोर्ट के प्रीमाइसेस में उन पे जो है वो अटैक होता है। दिस वॉज वेरी शेमफुल। मैंने कुछ लॉयर या उनके कॉमरेड
ने उन पे जो है वो हमला कर दिया। मैंने कोर्ट से पहले ही वो न्याय कर देना चाहते हैं कि भाई इस आदमी ने नारे लगाए या भाई प्रूव हुआ नहीं है कि उसने लगाए नहीं लगाए, कौन थे उसमें, प्रूव नहीं हो पाए, फिर भी कुछ लोगों ने मान लिया। तो पब्लिक परसेप्शन भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अगर मान लेती है कि इन्होंने ये क्राइम इसने किया है, और एक आज इंटरनेट के एज में कुछ ट्रोलर हैं, ग्रुप ऑफ कई पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल्स ऐसा कर सकते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास करोड़ों लोगों की सपोर्ट हो आईटी सेल के रूप में, तो वो कोई भी चीज़ वायरल कर सकते हैं और एक पर्सन की इमेज को तानिश कर सकते हैं। इस सिचुएशन में उस पर हमला हुआ एंड देन एक बड़ा लंबा चौड़ा केस जो है वो फाइल होता है उनके अगेंस्ट जिन्होंने उस पर अटैक किया, बट फिर ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और एक बात वहाँ से साफ होती है कि अभी तक उस पर्सन पे इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाए कि उसने नारे लगाए। तो पुलिस ने एविडेंस इकट्ठे किए हैं, तो कहाँ है एविडेंस? और चार्जशीट जो होती है, जो फाइल की जाती है किसी पर्सन के ऊपर, चार्जशीट मतलब कि जो चार्ज लगे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगे हैं, उसकी शीट तैयार की जाती है विद प्रॉपर एविडेंसेस। वो कोर्ट में जमा की जाती है कि देखो ये जो है चार्जेस हैं, ये इनकी चार्जशीट है एक एविडेंस के रूप में, कोई दे नहीं पाए वो। तो सेक्शन 124A से जो आर्टिकल 19 पार्ट ए कहता है कि इट स्पीक्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो बोलने की आज़ादी के ऊपर आर्टिकल 124A कर्ब्स अबाउट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द नेम ऑफ सेडिशन। दैट्स द पॉइंट दैट आई नीड टू मेंशन। लॉ ऑन कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ, आपने मूवीज़ में देखा होगा बॉलीवुड की, जिसमें कि एक बड़े पॉलिटिशियन है, एक माफिया है, एक बड़ी रिच एक हीरोइन है, और वो प्यार में है सपोज एक पर्सन के, जो हीरो है उसमें वो एक गरीब परिवार से है। तो हीरोइन का बाप क्या करता है, उसको किसी झूठे इल्ज़ाम में जेल में डलवाता है और जेल में उसकी धुलाई कराता है। ये एक मूवी का सीन होगा, मगर कई बार हमारे देश में ऐसा हो चुका है कि यही रियलिटी सीन्स बना दिए गए। कैसे केसेस थे, लड़का गरीब था और ये था, और उसको जेल में रख के उसकी पिटाई करवाई गई है, उसको सबक सिखाया गया हुआ है कि ये तो काम अब नहीं करेगा। बोलने करते कस्टोडियल टॉर्चर मीन्स सिंपली कि कस्टडी में ले आके आपने उसकी पिटाई की, धुलाई की, आपके पास कोई राइट नहीं है, पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है। पुलिस के पास अथॉरिटी है सिर्फ अरेस्ट करने की और जांच करने की, छानबीन करने की, इसके अलावा मारपीट या उसको इस तरह से टॉर्चर करने की कोई अथॉरिटी उनके पास नहीं है। बट होता है कई बार कस्टोडियल डेथ हो जाती है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, और यहाँ इसके ऊपर कोई लॉ बना नहीं है हमारे देश में। तो रिसेंट लैंडमार्क क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स, there were many judgments where the Supreme Court has tried to either give clarity regarding section of criminal laws as per contemporary time। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि भाई जो आपका आईपीसी है या आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें चेंज करो। तो अमीश देवगन कईयों के चहेते पत्रकार हो सकते हैं, और यूनियन ऑफ इंडिया 2020 जो हिंदी लोग न्यूज़ देखते हैं उनके कई बार फेवरेट में ये अमीश देवगन भी हैं, क्योंकि जिस तरह की पत्रकारिता ये करते हैं तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं उस तरह की कम्युनिटी के लिए। एंड बाय एंड लार्ज आई पर्सनली बिलीव कि कम्युनल माइंडसेट से पत्रकारिता करते हैं। एंड इन दिस केस ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ कम्युनिटी, सेक्शन कंसर्न्ड इंक्लूड 153A एंड सेक्शन 295A ऑफ IPC 1860। सेक्शन 153 ये कहता है कि आपने कोई बात कही कम्युनिटी के बीच में फ्रिक्शन पैदा करने के लिए, हेटेड पैदा करने के लिए, ताकि उनके बीच में क्लैशेस हों और एक वायलेंस पैदा हो। सेक्शन 153A, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है, और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए आप ऐसी बात कहें कि जिससे कम्युनिटी में हेटेड फैलती है और इट रिजल्ट्स इनटू वायलेंस, तो यू विल बी बुक्ड। कई बार पॉलिटिशियन भाषण देने आते हैं और स्पीचेस देते हुए ऐसी बातें बोलते हैं, और कई बार ऐसे पॉलिटिशियन जो बुक किए गए हैं। अमीश देवगन के ऊपर भी केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो डिफरेंस है हेट स्पीच और फ्री स्पीच में, वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्री स्पीच आपके बोलने की आज़ादी कहाँ तक है और क्या बोल सकते हैं, और हेट स्पीच के ऊपर डिफरेंस क्रिएट करो एक कि व्हाट इज़ हेट स्पीच, व्हाट इज़ फ्री स्पीच, देयर मस्ट बी क्लैरिटी अबाउट इट। अदरवाइज किसी पर्सन को रैंडमली जो फ्री स्पीच के नाम पे हेट स्पीच के ऊपर इन्वॉल्व कर लिया जा रहा है, और कई बार जो हेट स्पीच दे रहे हैं वो फ्री स्पीच के नाम पे खुलेआम घूम रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? तो कई बार अच्छे पॉलिटिशियन, CM ऑफ अ स्टेट, मिनिस्टर, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, बट दे आर सेंट्रल मिनिस्टर ऑल्सो, जो कई बार हेट स्पीचेस देते हैं एंड देयर इज़ नो एक्शन टेकन अपॉन देम।
And sometimes some students exercise their free opinion about something and they are booked under these section of IPC. This is really disastrous for Indian democracy. Anuradha Bhasin and Union of India. One of the issue in this case was regarding excessive imposition of section 144 of CRPC. Curfew आपने सुना होगा section 144. It speaks about curbing people right to freely move in groups. 4 से ऊपर आदमी इकट्ठे घूम नहीं सकते हैं. The freedom of association which is under Article 19 is removed under this section of CRPC to maintain law and order of a state or city or a town etc. कई बार ये होता है कि जैसे सेक्शन 144A इसलिए लगा दिया जाता है कि लोग कुछ मांग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में पब्लिक मांग करती है, धरना प्रदर्शन करती है और धरना प्रदर्शन को एक तरह से हटाने के लिए सेक्शन 144 लगा दी जाती है. विच मीन्स लोगों को वहाँ उस भीड़ से डिस्पर्स होना पड़ेगा, वो चांस नहीं है. तो एक्सेसिव जो यूज़ है इसका, उसके ऊपर जो है वो ये बात कही गई है. आइए बात करें इसके अंदर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज Supreme Court held that section 144 CRPC cannot be used as a tool to prevent legitimate freedom of opinion. बिल्कुल सही बात कही इन्होंने. नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस क्या था? सेक्शन 377 के बारे में था. आप कोई केसेस याद भी रखने हैं साथ साथ में. यूपीएससी या इस लेवल के एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं कि जो हमारे देश के LGBT कम्युनिटी है, LGBT कम्युनिटी को जो सेक्शन है IPC का 377 जो क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स पीपल, विच मीन्स द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन, women and women, that is called unnatural and against the order of nature. ऐसे लोग मानते हैं कि इस तरह का रिलेशनशिप इज़ अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर एंड दैट्स वाई दे स्पीक लाइक दिस. तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको जो है वो रिमूव कर दिया गया था, विच मीन्स अब एक मैन एंड वीमेन मीन्स होमोसेक्सुअलिटी इज एक तरह से अलाउड, मीन्स इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस नाउ, which means if two adults, whether they are men, they are women, they can have the sexual relationship and this will not be accounted as crime anymore. जोसेफ एंड शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है. इसमें 497 जो IPC का सेक्शन है जो अडल्ट्री की बात कहता है कि किसी पति की पत्नी बिना पति की परमिशन से किसी के साथ रिलेशनशिप बनाती है सेक्सुअल टाइप, तो उसको वो जो पर्सन जिसके साथ रिलेशनशिप बनाया है उसकी पत्नी के साथ बुक कर लिया जाएगा एंड दैट विल बी अनअवेलेबल ऑल्सो. तो द रीज़न इज़ दैट इससे पत्नी को कमोडिटी दिखाया गया है कि पत्नी का एसेट है, जैसे कि लाइक द पति इज ओनिंग हिज पत्नी. तो एक तरह से कहीं ना कहीं ऑनरशिप की बात आ रही है कि भाई मेरी चीज़ मेरी बिना इजाज़त के आपने कैसे इस्तेमाल की. कहीं कहीं जो आर्टिकल 15 और 14 जो कहते हैं कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of gender, 14 and 15, there is clear-cut violation of these fundamental rights for women. That's why 497, which speaks about adultery as a crime, is henceforth removed. इसमें मालीमठ कमेटी की मैं बात करना चाहूँगा. मालीमठ कमेटी ने कहा था कि 1861 का जो इंडियन पीनल कोड है उसमें चेंज करिए, उसमें बदलाव करिए, क्योंकि ये आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है. इसके कई तरह के ऐसे सेक्शन हैं जो कि आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है, इसमें चेंज करिए. तो कई बार एग्जाम में आया कि मालीमठ कमेटी जो है वो किससे जुड़ी हुई है, तो इट रिकमेंडेड द चेंज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. दैट्स पॉइंट. अब इसमें कई बातें कही गई कि रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन क्या थी. टेकिंग DNA एज अ मटेरियल ऑफ एविडेंस इज टोटली अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. डिस्क्रिशन मीन उनकी मर्जी है कि DNA सैंपल को एज अ एविडेंस मानते कि नहीं मानते हैं.
और इंसर्शन ऑफ सेक्शन 53A फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स एट वर्क प्लेस, जो 2013 में लॉ बना था कि महिलाओं के जो जहाँ वो काम करती हैं वहाँ उनके साथ कोई सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए और सारी बातें वो, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ नाउ। लेट्स सी, ये मेन टॉपिक था। अब अगले टॉपिक जो हैं छोटे टॉपिक्स हैं, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स। हमारे देश में हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारा डेटा है काफ़ी प्राइवेट है। रिसेंट सर्वे ऑफ वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट हाउ प्रेफर्ड न्यूज़ सोर्सेज लाइकली टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल लेनिंग। आज की डेट में व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए लोग इन्फॉर्म होते हैं। कई ऐसे न्यूज़ पोर्टल हैं फेसबुक के ऊपर या ऐसे कई चैनल हैं जो फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं और एक माहौल बनाते हैं इन द फेवर ऑफ अ पार्टी एंड अगेंस्ट अ पार्टी। दे कैन डिफेम एनी पर्सन, दे कैन मेक एनी पर्सन फेमस आउट ऑफ इट। तो ये सोशल मीडिया का जो गेम है जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो सोशल मीडिया से मिलती है, इंटरनेट के ज़रिए, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है और आप अवेयर जो हो रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन से, आप सही रास्ते पे हैं कि नहीं है, दैट इज़ बिग क्वेश्चन। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आर द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ सोर्स। जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आपको आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे चहेते पीएम, या केजरीवाल या राहुल गांधी, या इन सब के बारे में जो फॉरवर्ड आपको आते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप से, कैसे भी आते हैं, ज़्यादातर लोग उस इंफॉर्मेशन को सही मानते हैं और उनकी जानने का, उनकी जानकारी का जरिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। द पॉलिटिकल सपोर्टर फॉर मोर लाइकली टू रिप्लाई ऑन टीवी न्यूज़ एंड अ पीपल रिलाई मोर ऑन सोशल मीडिया। एक और इंडिकेशन है कि जो लोग हैं जो पॉलिटिकली जानते हैं चीज़ों को, वो टीवी की न्यूज़ पे डिपेंड हैं और 90% टीवी मीडिया भी आप देखते हैं कि बायस पूरी तरीके से हैं। और जो पॉलिटिकल नहीं है, जिनको पॉलिटिक्स में इतना समझ नहीं है, अपॉलिटिकल जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हैं जानने के लिए कि क्या कहीं क्या हो रहा है पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में। और टीवीज़ की जो पॉजिटिविटी हम उसके बारे में बात करेंगे, बट यहाँ आते हैं थोड़ा नीचे। जैसे व्हाट्सएप की बात करें, अ लार्ज चंक ऑफ 32% ऑफ अर्बन इंडियंस प्रेफर डिजिटल स्पेस टू एक्सेस डेली इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये फेसबुक फीड। दिस इज फॉलोड बाय टेलीविजन 28% एंड न्यूज़पेपर 24%। तो सबसे अधिक डिजिटल नेटवर्क, सोशल मीडिया, एंड देन टेलीविजन, एंड देन न्यूज़पेपर्स। Those who do not identify with any political party at all were the likeliest to rely on social media feeds। जिनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है या उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में फेसबुक या इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या टेलीविज़न की पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो कोविड के समय में सरकार के पक्ष में 81% पाए गए जो टेलीविज़न और न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि दे वर सेइंग कि ओके गवर्नमेंट इज़ डूइंग राइट, मैंने संभाल रही है गवर्नमेंट। मगर जो सोशल मीडिया में रिलाई करते थे इंफॉर्मेशन के लिए, वो 74% कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ठीक कर रही है। तो इट शोज़ दैट कि देयर इज स्टार्क डिफरेंस। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। द पोलिटिकल मूवमेंट ऑन सोशल मीडिया वॉज हायर इन 2019 लोकसभा इलेक्शन देन इन 2014। 30% ऑफ 150 मिलियन फर्स्ट टाइम वोटर्स वर एंगेज्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फर्स्ट टाइम वोटर कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर, 19, 20, 21, 22, इस एज में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इतने इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और सोशल मीडिया इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम कि कौन पर्सन कैसा है। मोदी अच्छे हैं, केजरीवाल अच्छे हैं, राहुल गांधी अच्छे हैं, या ABC कोई अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये मोबिलाइज होते हैं अपने वोट को लेके ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे गेट फ्रॉम सोशल मीडिया। तो दे आर नॉट सेल्ड इनफ अबाउट अ पॉलिटिकल सिस्टम, बट ये रिलाई करते हैं उनके ऊपर। दैट्स वाई ये चीज़ें यहाँ से कही गई हैं। आई डोंट थिंक ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़रूर है कि जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका का ज़्यादा केस हुआ था। सो इन 2018 मिसयूज़ ऑफ डेटा, हमारे डेटा को प्राइवेट कंपनी जो है वो यूज़ करती है, एनालाइज करती है और मैनिपुलेट करती है एक तरह से कि व्हाट वी शुड वोट फॉर। इलेक्शन से पहले हम जहाँ लाइक करते हैं, हम जहाँ कमेंट करते हैं, इससे मालूम चल जाता है कि भाई किस पर्सन की लाइक किस पार्टी के लिए है और डिसलाइक किस पार्टी के लिए है। तो वहीं से मालूम कर लेते हैं कि किस पर्सन ने वोट किस पार्टी को देना है। सिमिलरली हमारी फेसबुक या इन सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारी लाइक्स होती हैं वो भी ईजिली शो हो जाती है कि व्हाट वी लाइक एंड व्हाट वी डिसलाइक। आज जब भी गूगल पे सर्च करते हैं किसी शोज़ या किसी और चीज़ के बारे में, तो वहीं से मालूम चल जाता है कि भाई आप क्या खरीदना चाहते हैं। और आप सर्च करते हैं, सपोज आपने सर्च किया रेफ्रिजरेटर,
तो लगातार आपको फिर रेफ्रिजरेटर की एड्स आना शुरू हो जाएंगी. दे नो दैट यू आर द वाइबल कस्टमर बाय जस्ट लुकिंग योर चॉइसेस एट सोशल मीडिया. तो इस तरीके से आप किसी सॉन्ग पे, किसी तरह के म्यूज़िक पे आप लाइक करते हैं, विच मीन्स दे नो कि आपको इस तरह का म्यूज़िक पसंद है, आपको इस तरह की चीज़ें पसंद है. और किसी कस्टमर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग मालूम चल जाए तो उसको कोई भी प्रोडक्ट आप आसानी से बेच सकते हैं. दिस इज़ द पॉइंट. इसलिए हमारा डेटा इज़ वेरी प्राइवेट एंड स्पेशली मार्केटिंग और सोशल उसके लिए, इलेक्शंस के लिए दैट डेटा शुड नॉट बी यूज्ड. और इसके लिए कई कमेटीज़ बनाई गई हैं. और जैसे सोशल मीडिया के ऊपर जो हेट स्पीचेस होती हैं, ऐसे लोग बातें करते हैं जिससे समाज में जो है वो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, हेट्रेड पैदा हो रही है, तो वो क्या किया जाए, उसके साथ ये एक बात यहाँ से आती है. तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या कई लोगों ने इसके ऊपर कई राय रखी है. मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें और मैं अब चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं आगे निकलूँ. आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटी कौन है? द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस डिस्प्लेजर दैट सेंटर हैज़ नॉट एट आइडेंटिफाइड कि माइनॉरिटी होती कौन है. भाई अल्पसंख्यक हैं कौन? इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक तो नहीं है, मेजॉरिटी में है वो. तो कौन अल्पसंख्यक हैं? मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं. यस, दे आर माइनॉरिटीज़. मगर कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम अधिक हैं, सपोज JNK के. कई स्टेट्स हैं जैसे कि मिज़ोरम है, नागालैंड है, वहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा हैं. तो क्या राज्यों के बेसिस पे भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को डिफाइन करना चाहिए, या राष्ट्रीय स्तर पे अगर मुस्लिम माइनॉरिटी है तो फिर मुस्लिम माइनॉरिटी कश्मीर में भी मानी जाएगी जबकि वहाँ वो मेजॉरिटी में है? क्रिश्चियन जहाँ पूरे देश में माइनॉरिटी में है, पर चूंकि वो नागालैंड में मेजॉरिटी में, तब भी क्या उनको माइनॉरिटी का ही स्टेटस दिया जाएगा नागालैंड में भी जबकि वहाँ मेजॉरिटी में? तो इसके ऊपर जो एक बात कही गई यहाँ से, प्ली डाली गई कोर्ट के अंदर कि जूडाइज्म, वाहिज्म और हिंदुज़म जो हैं उनको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश करने की फ्रीडम होनी चाहिए जहाँ वो माइनॉरिटी के अंदर है. जो माइनॉरिटी है उनके पास ये फ्रीडम है टू इस्टेब्लिश द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, JNDU, जामिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफेंस दिल्ली कॉलेज. ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी ने सेटअप किए हैं और वहाँ वो अपने ही रूल्स, अपने ही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल इन सेंट स्टीफेंस स्कूल कॉलेज दिल्ली, अगर आपको इंग्लिश बोलने ठीक से नहीं आती है तो आपको एडमिट नहीं करेंगे वो. इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ का ड्रेस कोड अलग है, वहाँ के रूल्स अलग हैं, सिस्टम अलग है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा. एंड सेम गोज़ फॉर GNDU. बहरहाल, on reliance to majority judgment of Supreme Court in 2002, TMI Pai case, remember this. इन्होंने आर्टिकल 30 को एनालाइज करवाया था कोर्ट से, और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी हैं कहा गया था कि स्टेट वाइज कंसिडर करो, इन्होंने कहा था. मगर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम नहीं कर पाई है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि माइनॉरिटी को नेशनल लेवल के साथ साथ में स्टेट लेवल में डिफरेंटली देखा जाए. अगर हिंदू माइनॉरिटी में है JNK में तो वह उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिले. अगर हिंदू नागालैंड में माइनॉरिटी में है तो उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिले. और माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है किसी एक एरिया के अंदर, जैसे इंडिया में नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी क्या होगी, जिनकी पॉपुलेशन 50% से कम है वो सारे माइनॉरिटी हैं. तो इस हिसाब से हिंदुज़म को छोड़ के सारे क्या हुए, फिर माइनॉरिटी में हुए. The Subcommittee of United Nations Human Rights Commission 1946 defined minority as non-dominant group, माने जो डोमिनेटिंग नहीं, जो बहुमत में नहीं है, जो बड़ी साइज में नहीं है. तो इसमें एथनिक हो सकती है, वो धार्मिक हो सकती है, रिलीजियस, या लिंग्विस्टिक माने भाषा के नाम पे भी हो सकते हैं वो माइनॉरिटी. हमारे देश में आर्टिकल 29, 30, 350A, 350B कहती माइनॉरिटी के बारे में, मगर ये क्लियरली डिफाइन नहीं करती कि माइनॉरिटी मतलब क्या. लेट्स सी कम हियर. आर्टिकल 29 और 30 क्या बोलते हैं? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व इट्स ऑन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट, लिपि और कल्चर बचाने का, प्रिजर्व करने का अधिकार हो, और वो जो कुछ भी करते हैं उसके एवज में करने का उनको अधिकार हो. और रिलीजियस and linguistic minority to establish administer education institution of their choice.
जैसा आई टोल्ड यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड JNDU एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ऑल एग्जाम्पल ऑफ इट। और ये काफ़ी बातें यहाँ पे कही गई हैं। Article 29 has word minority in its marginal heading but speaks of any section of people. The Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only. The word section of citizens in the article include minority as well as majority. जैसे हिंदू क्या है, मेजॉरिटी में इंडिया के अंदर, बट जिस राज्य में सपोज नागालैंड, मिजोरम में वो माइनॉरिटी में, मीन्स दीज आर लेस देन 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो क्या उनको वहाँ माइनॉरिटी का रिकग्निशन दिया जाएगा? खासकर भाजपा एंड इस तरह के ग्रुप जो है हु आर सपोर्टर ऑफ हिंदुइज्म एंड लाइक दिस, दे आर ऑलवेज सेइंग दैट कि हिंदू को भी वो राज्य जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन में कम है उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, माइनॉरिटी होने के फ़ायदे उनको वहाँ पे दिए जाए। आर्टिकल 30 स्पीक्स स्पेसिफिकली ऑफ टू कैटेगरीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, में धार्मिक या भाषा के नाम पे माइनॉरिटी डिफाइन करता है आर्टिकल 30। तो इसमें कई बातें कही गई हैं। तो इसमें देखिए 25 कहता है कि फ्रीडम टू ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको आगे फैलाने की और प्रैक्टिस करने की आपके पास अधिकार है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्यक्रम को मैनेज करने की आपके पास आज़ादी, आर्टिकल 27 में कहता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आप धार्मिक कोई कार्य करते हैं, आप कथावाचक हैं, आप कोई मुस्लिम क्लैरिक है, आप भाषण देते हैं, वहाँ से पैसा कमाएंगे, उस पर टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स फ्री है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो धार्मिक एजुकेशन या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर धार्मिक इंस्ट्रक्शन देने की इजाज़त है। आप जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल होता है उसके अंदर कोई धार्मिक प्रीचिंग की इजाज़त नहीं होती है, मगर जो ये है उनमें फ्रीडम होती है। जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर दे ऑल्सो टीच यू बाइबल, तो आपका जो थिंकिंग टेंडेंसी है वो थोड़ा क्रिश्चियन जैसा हो जाता है, जैसी इस फिलॉसफी में वो बिलीव करते हैं। तो कहीं कहीं जो लोग हैं जो ऐसे स्कूल से पढ़ते हैं, ऐसे कॉलेज से पढ़ते हैं, दे आर मोर शिफ्ट टुवर्ड्स दिस कल्चर ऑफ दोज वेरी इंस्टीट्यूशंस। एंड देन आर्टिकल 30, 350 एंड 28 के बारे में कहा गया है, दीज आर थिंग्स दैट यू शुड बी रीडिंग। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ 1992 में बनाया गया है जो माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करता है, और ये सारी बातें कही गई हैं। दो बातें मैं हाईलाइट करता हूँ इसके अंदर। द फॉलोइंग मैंडेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियन, पारसी 1993 में जब बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, और इसके अंदर जो है 2014 के अंदर जैन को भी ऐड किया गया है। तो ये एक अपडेट इसके अंदर है जो आपको जानना चाहिए। इसमें कई केस हुए हैं। जैसे केरला एजुकेशन बिल है जो जिसने कहा था कि इन दिस केस द क्वेश्चन ऑफ असर्टेनिंग द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी फर्स्ट अरोज इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाई द कोर्ट स्टेटेड दैट माइनॉरिटी सिंपली मीन्स अ कम्युनिटी विच इज़ न्यूमेरिकली लेस देन 50%। तो यहाँ से आई थी कि जो न्यूमेरिकली संख्या में 50% से कम होंगे उनको हम कहेंगे माइनॉरिटी, मगर 50% वॉट ये क्लियर नहीं था। तो ज़्यादातर केसेस में 50% ऑफ रिलीजियस एक कॉन्नोटेशन में देखा गया उसको कि धार्मिक इसके पीछे जो है वो कारण होगा। DAV कॉलेज केस 1971 का, इसमें इट वॉज हेल्ड दैट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर टू बी डिटर्मिन्ड ओनली इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन विच इज सॉट टू बी impugned. If a central legislation like the National Commission for Minority Act 1992 is challenged, तो कानूनी आधार पे हम इसको डिफाइन करेंगे, इन्होंने कहा यहाँ पे। TMA पाई केस जो है, कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट सिंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया हैड बीन ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, धार्मिक वजहों पे वो क्रिएट की गई हैं अगर, तो उसी बेसिस पे भाषा के बेसिस पे की गई हैं। इन 1953 द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड out of Union of India was the Andhra Pradesh. It was the first state to be created on the basis of linguistic state. तो उसी के आधार पे फिर नेक्स्ट स्टेट्स हैं बनी हैं, गुजरात एंड ऑल। अब इसमें बात करें बाल पाटिल केस, it treat religious minorities and linguistic minorities differently. While linguistic minorities are to be identified on the basis of their population within the particular state in India,
Calibrating religious minority status on the basis of their population at the state level would militate against the integrity and secular fabric of India. उनका कहना है कि जो माइनॉरिटी को डिफाइन करते हैं उसको राष्ट्रीय लेवल पे किया जाए. अगर हम उसको डिफाइन करते हैं स्टेट के लेवल पे तो कहीं ना कहीं जो देश का जो एक फैब्रिक है, स्ट्रक्चर है, या एक सेकुलर जो उसका स्ट्रक्चर है वो ख़त्म होगा, या जो फेडरल उसका स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी उसमें जो है चोट पड़ सकती है, ऐसे जो हमारे देश की इंटीग्रिटी है. फॉर एग्जांपल जैसे कहा गया इसके अंदर, फॉर इंस्टेंस क्रिश्चियंस आर मेजॉरिटी इन मिजोरम, मेघालय, नागालैंड. यहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी के अंदर है, बच्चों की इंडिया में माइनॉरिटी के अंदर है. दे आर ऑल्सो गेटिंग माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी फैसिलिटीज, माइनॉरिटी टैग इन दीज वेरी स्टेट्स जहाँ पे वो मेजॉरिटी के अंदर है. ये जी. एंड डेटा कॉलोनाइजेशंस की हम बात करेंगे. जो कॉलोनाइजेशन है ये अंग्रेज़ों की तरफ से फ्रेज़ आया है. कॉलोनी उन्होंने बनाई अपनी, जहाँ पे उन्होंने जो है उनको एज आ रॉ मटेरियल के लिए जो है यूज़ किया, वेदर इंडिया और अदर कंट्रीज़, फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्रीज़. तो डेटा कॉलोनाइजेशन का मतलब ये कि डेटा इकट्ठा हो रहा है कुछ कंपनीज़ के पास, कुछ गवर्नमेंट के पास. इस डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर किसका अधिकार है डेटा के ऊपर, ये हमेशा बात जो है कही जा रही है. ऐसी कई बड़ी कंपनीज़ हैं, बिग कंपनीज लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप, उनके पास आपका बहुत ज़्यादा डेटा है. डेली बेसिस पे आप वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, चैट करते हैं, कमेंट करते हैं कहीं फेसबुक पे जाके, तो कितना डेटा डेली बेसिस पे आपका उनके पास जा रहा है. और वो डेटा जो उनके पास जा रहा है इतने बल्क में, वो डेटा के पास किसका अधिकार है, वो कैसे उसको यूज़ करेंगे. तो ये एक तरह से यहाँ से बात आती है. तो यहाँ पे डिजिटल डिक्टेटरशिप की बात की गई. कंपनीज़ हैं एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करती हैं कि उस डेटा को कैसे भी इस्तेमाल कर रही हैं, और कोई लेजिस्लेशन खास नहीं है जो अगेंस्ट इनके जाती हो. इम्पैक्ट क्या होगा इसका? जो डिजिटल डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप मीन्स कि डेटा उनके पास है, वो जो मर्जी करेंगे, यू कांट से एनीथिंग. तो उसमें इकोनॉमिक मोनोपोली बन सकती है. अर्थात कुछ कंपनी जिनके पास पैसा अधिक है वो यूज़र का डेटा उनसे लेके, उन कंपनी से लेके, फॉर एग्जांपल फेसबुक से लेके, उसको ऐसे तरीके से एसेस करेंगी, प्रोसेस करेंगी कि उसको प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कंपनीज़ हैं, जो टॉप 5-6 हैं, वो बहुत प्रोग्रेस कर जाएंगी. फॉर एग्जांपल से मान लो उन्होंने कहा यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंपनीज वुड गैदर डेटा ऑन कस्टमर्स लाइक्स, प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड. लोग क्या फॉलो कर रहे हैं या उनकी लाइक्स क्या है, उसके बेसिस पे ही वो कपड़े रेडी करेंगे. इस बेसिस पे क्या होगा कि जो वो पे कर सकते हैं उन कंपनीज़ को, तो उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिस कारण ये पूरी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं ये 5-6 कंपनीज़. तो मोनोपोली बनेगी हर एक सेक्टर के अंदर, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है टुवर्ड्स स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल कंपनीज. और कस्टमर इज एक्चुअली एट रिसीविंग एंड, क्योंकि मोनोपोली जब भी बनी है किसी सेक्टर के अंदर तो वहाँ पे कस्टमर को दिक्कत हुई है, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं. टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली, ऑल दी सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज लाइक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, मशीन लर्निंग, आर प्रोड्यूस इन अ फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज and can be used to exploit the rest of the world. It is the fact that 5 of the top 10 companies are in the world are US tech giants. US से बिलोंग करती हैं ये कंपनी से. अब आधार कार्ड के बारे में कहा गया कि आधार कार्ड जो डेटा है उसको, आधार कार्ड के डेटा को वो किसके पास है? सरकार के पास है. आधार कार्ड और राइट टू प्रिवेसी वाला केस काफ़ी लंबा चला था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ओके, अगर आधार कार्ड से सब्सिडीज़ बचती हैं लोगों की, जो ज़्यादातर जो मिडल मैन उसको खा जाते थे, अब सीधे खाते में जा रही है, बिकॉज आपका जो राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है और वो अकाउंट से लिंक है, तो आपके सीधे अकाउंट में जाती है. इसे जो लूप होलिंग थी वो बची है. अगर यही रीज़न है तो कोर्ट ने कहा कि भाई कितना आपने पैसा बचाया इससे, तो उन्होंने कहा 90,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए की सेविंग हुई है इस आधार कार्ड से सरकार को अगले पिछले 4-5 साल के अंदर. तो अगर गरीबों को फ़ायदा होता, उनका पैसा बचता है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे केस में तो प्रिवेसी बात की बात है और पहले लोगों तक बेनिफिट पहुंचाना पहले आएगा. तो ये बात ही यहाँ से 2019 के अंदर
मैं कहूँ यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे कहा गया कि डेटा जो यहाँ से यूएस जाता है, डेटा यहाँ से किसी और कंट्री में जा रहा है, बिकॉज जो सोशल मीडिया साइट्स हैं ज़्यादातर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो यूएस की। तो क्या किया जाए उसका, तो डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई कि डेटा जो है आप लोकलाइज करेंगे, विच मीन्स कि हमारे लोगों का डेटा हमारे ही देश में रहेगा, वहीं प्रोसेस हो सकता है उसका, और प्रोसेसिंग यहाँ से बाहर नहीं होगी, विच मीन्स लोगों के डेटा को आप यहाँ से बाहर लेके नहीं जा सकते। तो इसमें कई बातें कही गई हैं। आप वेरी इंपॉर्टेंट इज सुप्रीम कोर्ट इन केस पुत्तोस्वामी केस, जहाँ पे राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट कहा गया था, विच मीन्स हमारे देश में जो प्रिवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और डेटा भी हमारा प्राइवेट डेटा है, वहाँ भी प्रिवेसी आती है। तो प्रिवेसी वाले केस के अंदर कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं या सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनको यहाँ से दिक्कत पैदा हो सकती है। ओसाका डिक्लेरेशन एग्जाम में आ सकता है कि ओसाका डिक्लेरेशन किसके बारे में है। इट इज़ अबाउट द डिजिटल इकोनॉमी, जो दुनिया के डिजिटल वे से मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल वे से लोग पैसा कमा रहे हैं। इवन मार्क ज़करबर्ग, हु इज़ ओनली रनिंग फेसबुक कंपनी बाय एंड लार्ज, इज़ एक्चुअली टॉप 10 रिचेस्ट में आता है वो। तो वेरी लेस एज, तो काफ़ी पैसा बनाया उन्होंने इसके ज़रिए। तो दिस इज़ दी पॉइंट। और आगे हम कहें इंडिया इसका जो है वो सिग्नेटरी नहीं है, विच मीन्स इंडिया इसमें साइन नहीं किया इस एग्रीमेंट के अंदर। साइबर क्राइम भी काफ़ी बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि साइबर क्राइम में वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। एंड लेट्स सी, काफ़ी बातें हो चुकी हैं। अब मैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स की बात करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने स्टार कैंपेनर की जो मैक्सिमम स्टार कैंपेनर हो सकते हैं उनको रीस्टोर कर दिया है। कोविड-19 के समय पे कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि भाई इलेक्शन के समय भीड़ वगैरह कम करो और रैली भी कम करो, पर अब चूंकि माहौल ठीक हो चुका है तो इस समय पे काफ़ी तरह से चेंजेस किए गए इलेक्शन को लड़ने के तरीके में, और साथ में जो पुराने तरीके थे इसमें कि जो स्टार कैंपेनर थे उनकी संख्या रीस्टोर कर दी गई है। तो क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है कि हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है एज पर विच एक्ट, तो दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, याद रखिए इसको आप। अब मैक्सिमम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितने हो सकते हैं स्टार कैंपेनर, तो 40। स्टार कैंपेनर कौन होता है? स्टार कैंपेनर को उसकी पॉलिटिकल पार्टी डिफाइन करती है जिसके पास एक मास मोबिलाइजेशन की क्षमता होती है, लाइक मोदी जी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, ऐसे जो भाजपा के हैं, केजरीवाल, भगवंत मान, तो ये वो लोग हैं जो उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी संख्या में गैदरिंग कर सकते हैं, क्योंकि पास वो स्किल है या इनके पास फैन फॉलोइंग है। तो अपनी पार्टी के अंदर ये कुछ 40 मैक्सिमम जो है वो स्टार कैंपेनर रख सकते हैं। स्टार कैंपेनर से फ़ायदा क्या होता है? देखिए, अब जानते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लिमिट होती है पैसा स्पेंड करने की। एमएलए के लिए डिफरेंट है, एमपी के लिए डिफरेंट है, तो उससे ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। और स्टार कैंपेनर जब उनके इलाके में कैंपेन करने के लिए आएगा तो उसके ऊपर क्या खर्च है उस पर्टिकुलर एमएलए या एमपी के जो खर्च में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिन पार्टी के पास सहूलत है ज़्यादा स्टार कैंपेनर की, तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रमोशन कर सकते हैं अपने इलेक्शंस को आगे परफॉर्मेंस में, क्योंकि उनका जो उसके ऊपर क्या स्पेंडिंग जो है वो उस लिमिट में नहीं आता है। जो रिकग्नाइज पार्टीज़ हैं उनके पास 40 स्टार कैंपेनर होंगे, और जो अनरिकग्नाइज्ड हैं या जिनके पास जो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं उनके पास ये 20 होंगे। तो ये स्टार कैंपेनर के बारे में यहाँ से कहा गया हुआ है, काफ़ी बातें कही गई हैं, और मैंने जो बात आपको कही है वो यहाँ इस लाइन में जो है वो दी गई है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिए। अब बात है कि यहाँ लास्ट में कहा गया कि गवर्नमेंट अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। होम मिनिस्ट्री ने हैज़ अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICJS प्रोजेक्ट फेज़ 2 ड्यूरिंग 23, 22 एंड 23 से लेके 25 और 26 तक सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम के अंदर। ये कैसे इनिशिएटिव है? इट इज़ ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इनेबल सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग डिफरेंट पिलर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। डिफरेंट कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन तक के सारा डेटा जो है एक्सेस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डेटा जो है वो जल्दी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा, जो स्पीड है जस्टिस की वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि पुलिस की बात करें तो क्राइम एंड क्राइम ट्रैकिंग जो है वो ऑनलाइन की जाएगी। ई फॉरेंसिक जब हम जांच करवाते हैं किसी एक एविडेंस के लिए, तो वो ई कोर्ट, ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन, तो सारा क्रिएट किया जाएगा, ताकि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है जो काफ़ी लेट है हमारे देश के अंदर, डिफरेंट कोर्ट पे कई केसेस पेंडिंग हैं। आज की डेट में देश की टोटल कोर्ट के ऊपर
2,72,00,000 केसेस पेंडिंग हैं। अगर इन सबको सॉल्व करने के लिए कोर्ट आज अगर शुरू करे और कोई नए केस ना ले, फिर भी ऐसा एस्टिमेशन है कि तकरीबन जो हैं वो 20 साल लग जाएंगे सारे केसेस को सॉल्व करने में। तभी हमारे देश के अंदर जो न्याय प्रणाली है वो ऐसी है कि लेट मिलती है यहाँ पे न्याय। एक फेमस डायलॉग है कि यहाँ मिलती है सिर्फ तारीख, नहीं मिलता तो न्याय नहीं मिलता यहाँ पे। आई थिंक सनी देओल की एक दामिनी पिक्चर से लिया गया है इसको। तो एक बात तो साफ़ होती है कि हमारे देश में जो न्याय है वो डिले हो जाता है, और जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड। ठीक, केस ऑफ सलमान खान, तो सलमान खान के केस को हम देखें, हिट एंड रन केस है या ब्लैक बक वाला केस है, अभी तक इट इज़ अंडर जुडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं पहुंचा है, एंड इट इज़ आई थिंक इन जोधपुर कोर्ट, और अभी हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आई थिंक जोधपुर कोर्ट से ये बॉम्बे हाई कोर्ट शिफ्ट किया गया था, तो वहाँ से आई थिंक ये है, तो अभी हाई कोर्ट के अधीन ही है। 1998 का केस है, 2 साल वो रख लीजिए, फिर 2000 से लेकर 2022 तक आप जो है मान लीजिए, तो 21, 22, 23 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी हाई कोर्ट पहुंचा है, तो हाई कोर्ट में भी लैंग्वेज करेगा, फिर जाके सुप्रीम, एंड देन विच मीन्स दैट कि अगर किसी केस को सॉल्व होने में 20-25 साल भी लग जा रहे हैं, इट मीन्स लोगों का विश्वास उठता है फिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से। हमारे देश में क्रिमिनल्स जो लोग मान लेते हैं कि सच में क्रिमिनल हैं ये, उनको सज़ा मिलने में कई साल लग जाते हैं, और यही फिर क्रिमिनल जो हैं पॉलिटिक्स में रहते हुए अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं, और बाहुबली ही है। आप देखिए यूपी पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स में अब तो काफ़ी कम हो गए, पहले ये था कि जो बाहुबली है वही जीतेगा, और आज भी देखिए आप, इवन इन यूपी मैक्सिमम चांस ऑफ विनिंग इलेक्शन इज़ एक्चुअली कि वो बाहुबली है, कि एक आम आदमी है। अगर एक आम आदमी मीन्स कि एक अच्छा पर्सन, बट उसके पास वो पैसा नहीं, वो बाहुबलिज्म नहीं है, तो बाहुबली ही ज़्यादा लोग जीते रहे हैं चुनाव को। एंड इफ़ दिस अ सिस्टम कि ये लोग क्रिमिनल हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में आ चुके हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कैसे वो लोगों को न्याय मिलेगा जिनके साथ ऐसा हुआ है और इसमें इन्वॉल्व हैं ये लोग। बहरहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और ये थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं, आप और इसको ठीक से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस की एक लिस्ट लेके आऊँगा जो फरवरी मंथ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। यहाँ इन्होंने कवर की हैं, कुछ 4-5 टॉपिक्स कवर किए इसके अंदर, बट फरवरी मंथ के अंदर और काफ़ी इश्यूज हुए थे जो मैं MCQs के रूप में कवर करूँगा। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, हम उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे।